कल्पना कीजिए किसी ने करोड़ों का लोन लिया, उसे नहीं चुकाया और बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, लेकिन फिर वही प्रॉपर्टी किसी तरीके से उसी के परिवार के पास वापस पहुंचे। तो मान लीजिए ये तो खेल हो रहा है, लेकिन अब ये ऐसा खेल नहीं चलेगा। आरबीआई ने नया नियम जो है लागू कर दिया है, जिसके तहत जो है जब्त की गई जो है संपत्तियों को 7 साल के भीतर बेचना होगा और डिफॉल्टर या उसके रिश्तेदारों को बेचने पर सख्त रोक होगी। आखिर आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इससे बैंकों को क्या फ़ायदा होगा और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, कल ही हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स, तमाम तरह की चीज़ों को बात हम लोग कह रहे थे। आज देखिए जो जब्त करने वाली जो प्रॉपर्टी, जो उनके भी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप आए दिन अखबार पलटिए सर, एक पेज में मतलब 1/4 जो हिस्सा होता है उसमें यही लिखा होता है कि आज फला जगह पर जो ये फ्लैट्स हैं, ये लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये सब चीज़ें जो है बिक्री होने वाली है और आपको अगर खरीदना है तो ऑक्शन कीजिए, नीलामी लीजिए और प्रक्रिया में आइए। उससे जुड़ा हुआ मामला है क्या? हाँ, उससे जुड़ा हुआ एक तरह से समझ सकते हैं, बाकी तो अलग तरह का मसला है। और आरबीआई चूँकि बैंकों की नकेल कसने में पिछले कुछ वक्त से लगा हुआ, चाहे कोऑपरेटिव देख लीजिए, चाहे मेन स्ट्रीम के नेशनलाइज्ड बैंकों को देख लीजिए। रिजर्व बैंक लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अलग अलग तरह के ड्राफ्ट रेगुलेशंस के जरिए, गाइडलाइंस के जरिए, कि बैंकों का काम जो उनका कोर बिजनेस है दरअसल उस पर आधारित हो। और अभी जो आरबीआई ने एक जो ड्राफ्ट लेकर आया था, बिल्कुल, जहाँ पर आपने तमाम चीज़ें बैंकों के सामने आउटलाइन जो है वो की थी कि साहब किस तरह से आप कोर बिजनेस पर, स्ट्रेटजी पर आप वर्क कीजिए, जो बैंकों के बोर्ड के लिए डायरेक्शन दिए थे, हमने बात भी की थी उस पर कि रोजमर्रा के कामकाज में मत फंसे रहिए, सील कहाँ लगाना है, मोहर कहाँ लगाना है, कहाँ साइन करना है। हाँ, ज़्यादा व्यापक स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी पर गौर कीजिए, बैंकों का किस तरह से ओवरसाइट पर नज़र रखिए। उसी कड़ी का दरअसल ये स्टेप है जिसमें बैंकों से ये कहा गया कि साहब आपका काम बैंकिंग सर्विसेज देना है, ना कि आपका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है या प्रॉपर्टी के मालिक बनना है, रियल एस्टेट बिजनेस को चलाना है, या प्रॉपर्टी होल्ड करके रखना है। बिल्कुल सीधे तौर प्रॉपर्टी होल्ड करके रखने का मतलब यही हुआ कि आप प्रॉपर्टी डीलर एक तरह के हो गए और प्रॉपर्टी आप रियल एस्टेट डेवलपर या रियल एस्टेट के मालिक हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि आप अपना कोर बिजनेस समझिए, आपका काम है लेंडिंग, आपका काम है डिपॉजिट लेना, ये आपके जो कोर बिजनेस हैं इस पर आप फोकस कीजिए। जो रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ें हैं, आपके पास अगर कोई असेट ऐसी आती है जो डिफ़ॉल्ट होकर हुई है और जहां आप कब्जा लेते हैं सरफेसी एक्ट के जरिए, वहां पर आपको 7 साल के भीतर इस असेट को डिस्पोज करना होगा, इसको ऑक्शन करना होगा। आप लंबे वक्त तक यहाँ बैठे नहीं रह सकते। और 7 साल का भी पीरियड ये नहीं है कि साहब 7 साल का टाइम है, अब आराम से हम करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपको करना है। 7 साल का मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको दिया गया है। और सर, इसमें जो वो एंगल है कि ऐसा ना हो कि जो जिसका आपने जब्त किया है उसी के किसी नाते रिश्तेदार को आप वापस ना दे दें। ये मामला क्या है? ये धांधली को रोकने की बात है कि आपने एक जमीन को या मान लीजिए किसी फ्लैट में कोई फ्लैट का ओनर डिफॉल्ट कर गया किसी बैंक के लोन पर। अब आपने अपना जो राइट्स हैं बैंकों ने वो उसको एग्जीक्यूट किया और उस फ्लैट पर कब्जा कर लिया। अब आप बैठे हैं और अब आप उसकी डिस्काउंटेड सेल करने की कोशिश में हैं। जो ओनर है उसके साथ आपने साठगांठ की, लोअर प्राइस पर उसको ऑक्शन किया और पता चला आपने उसी ओनर को दोबारा बेच दिया, उसने महंगा असेट सस्ते दाम पर वापस हासिल कर लिया और उतने वक्त का उसने जितने वक्त में जो डिफ़ॉल्ट करने का पीरियड है उतने वक्त का आपने लोन का इंस्टॉलमेंट और ब्याज भी नहीं भरा और सस्ते दाम पर उसी असेट को आपने फिर से हासिल कर लिया। या आपने हासिल नहीं किया, चकमा देने के लिए अपने रिश्तेदार या किसी रिलेटेड पार्टी को, मान लीजिए मेरे आप दोस्त हैं, मैंने कहा कि इनके नाम कर दीजिए इस असेट को, तो कीमत थी 1 करोड़, आपने 60 लाख में कर दी। बैंक ने कहा साहब ये तो स्ट्रेस्ड असेट है, इसका कोई खरीदार नहीं है, 60 लाख में ये ले रहे हैं, इनको मैं दे देता हूं। तो आप रिलेटेड पार्टी या आप रिश्तेदारों को या आप ओनर को इसको फ्लैट को या जो भी प्रॉपर्टी है उसको वापस नहीं बेच सकते। एक बार अगर आपने उसको बैड लोन रिकवरी के जरिए अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ था सर कि बैंक ऐसा करते हैं, एनपीए होती है, उसको कहते हैं कि राइट ऑफ कर दिया, भट्टे खाते में डाल दिया और सब कुछ जो है बैलेंस शीट फिर न्यू हो जाता है। नहीं, बैंकों के पास ये मसला होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट है, बैंक ने लोन दिया उस पर 40 लाख या 50 लाख का, और अब कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर गया, कीमत उस प्रॉपर्टी की 1 या 1.25 करोड़ हो गई, लेकिन बैंक का जो अमाउंट फंसा है वो 50 लाख ही फंसा है।
तो पता चलता है कि बैंक कोशिश ये करता है कि 50 लाख में या उसके आसपास ये चीज़ निपट जाए। तो ये जो है इसको रोकने के लिए एक तरह से यहाँ पर ये है कि रिलेटेड पार्टीज़ को आप इसकी सेल नहीं कर सकते। चलिए सर, अगर इसमें एक और पॉइंट आ रहा है कि अगर बैंक खुद उस संपत्ति का इस्तेमाल करे तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि यदि बैंक उस ज़मीन या भवन का जो है बिल्डिंग का इस्तेमाल करे अपने ऑफिस के लिए, किसी अन्य काम करने के लिए, तो वो संपत्ति जो है स्पेशल नॉन फाइनेंशियल एसेट यानी SNFA नहीं मानी जाएगी, उसे बैंक अपनी फिक्स्ड एसेट के रूप में दर्ज करेगा। तो ये भी बात सामने आते हुए दिख रही है कि मान लीजिए अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बैंक को लग रहा है कि वहीं अपना एक और ब्रांच खोल दें, कोई ऑपरेशन के लिए कुछ चीज़ का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें हैं। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर कि लगातार जिस तरह से आपने कोऑपरेटिव बैंकों का उदाहरण दिया, प्राइवेट सेक्टर और तमाम तरह के जो सरकारी बैंकों पर अब इस तरह की बातें भी सामने आती हुई दिख रही है, तो बैंक जो बैंकर्स ऑफ द बैंक के नियम क्यों ला रहा है, क्यों इसके पीछे क्या कारण है, जब ऐसे समय में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जब कहा जा रहा है कि ऑल टाइम लो के आसपास जो है बैंक के NPAs हैं, बड़े दुरुस्त समय में हम लोग जो है दौर से गुजर रहे हैं। नहीं, बैंकों के NPAs जाहिर तौर पर लो लेवल पर हैं, बैंकों की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, लेकिन RBI दरअसल हाल के वक्त में जिस तरह के मामले सामने आए हैं उसने RBI को बैंकों के जो तमाम नियम कायदे कानून हैं उनको ओवरहॉल करने का एक मौका दिया है या उस पर नज़र डालने का एक वो दिया है। और 1 अक्टूबर 2026 से ये नियम लागू भी कर दिए जाएंगे RBI की तरफ से। तो RBI चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, ज़्यादा कोर कामकाज पर अपना फोकस रखे। जो नॉन कोर टाइप के जो बिजनेस हैं, ठीक है आपका काम है लेंडिंग, आपने उधार दिया और नहीं वसूली हुई तो उसको वसूल किया मान लीजिए, तो उस काम को आपको फटाफट निपटाने और उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोर काम पे फोकस रखें। एक ये बात है। दूसरा, पूरा का पूरा चाहे बैंकों के बोर्ड हों, चाहे आपके NBFC हों या फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हों, कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टरों के लिए भी हाल में नियम लाए थे कि आपको एक कूलिंग पीरियड सर्व करना होगा, उस पीरियड तक आप किसी पद पर बैंक के नहीं रह सकते। तो चाहे NBFC हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, RBI यहाँ एक कड़ी सख्ती अब बैंकों पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अंतिम सवाल सर, क्यों बैंकर्स ऑफ द बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री या निर्मला सीतारमण जी को कहना पड़ता है कि बैंकों का जो कोर धंधा है उस पर फोकस करिए? मिस सेलिंग को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मिस सेलिंग को लेकर भी उनको डांटना फटकारना पड़ता है कि भाई आप खासा देखिए, अपने बैंकिंग ऑपरेशंस देखिए। यहाँ मामले में देखिए कहा जा रहा है कि आप फिर रियल एस्टेट जो है प्रॉपर्टी डीलर ना बनिए। ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ रही है बार बार? हाल के वक्त बैंक क्या भटक गए क्या अपने काम काज को लेकर? हाल के वक्त में कई मामले आए हैं, चाहे आप HDFC बैंक का देख लीजिए, चाहे आप IDFC फर्स्ट बैंक का देख लीजिए, चाहे आप कई कोऑपरेटिव बैंकों के मामले देख लीजिए। RBI और सरकार दोनों को इस बात की फिक्र हुई है कि साहब जनता जो पैसा आपके यहाँ डिपॉजिट कर रही है, लोग जो पैसा आपके यहाँ दे रहे हैं, उनको उनके साथ किसी तरह की फर्जीवाड़ा ट्रस्ट का इश्यू ना हो, उनके साथ किसी तरह की धोखेधड़ी चली या आप मिस सेलिंग के कामकाज को अंजाम न दें आम लोगों के साथ। और इसीलिए ये करा जा रहा है कि आप जो पूरे के पूरे रेगुलेशंस हैं उनको इतना टाइट किया जाए कि वहाँ पर इस तरह के काम की गुंजाइश ही न रहे।